बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, मारूफ कानूनदान अजहर सदीक साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सदीक साहब ने हमने गुफ्तगू करनी है शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से। जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूरी के फैसले के बाद मजाक बनाए इस फैसले का, आज जो एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए एक नया बेंच तश्कील दिया गया है। लगता यह है कि मामले को सुधारने की बजाय नया बेंच तश्कील देने के बाद ये मामला जो है मजीद पेचीदा हो जाएगा। अजहर भाई, ये बताएं कि नया बेंच तश्कील देने का, 3 रुकनी नया बेंच तश्कील देने का जवाज क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? क्या नया बेंच बना सकता है जब ये मामला रेफरी जज के पास जाना चाहिए था? बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब। बुनियादी तौर पर बेंच के नाम मैं पहले ही बता देता हूं आपको। जस्टिस अली बाकर नजफी, अभी एक इल्जाम किसी स्टेज पे आने हैं कि जनाब ये मॉडल टाउन का केस भी इन्होंने सुना था, यानी इस तरह की बातें करने की कोशिश। ये अब आप पहले बताता हूं जो आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूं कि जस्टिस अली बाकर नजफी नैब बेंच के हेड हैं और हेड के तौर पर कई दफा इनके मामलात को सुन चुके हैं। उनके साथ है जस्टिस मिस आलिया नीलम साहिबा। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं, वो जो जेआईटी दोबारा बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में, उसके फुल बेंच में हिस्सा रही थी और अब लार्जर बेंच का वो हाथ हिस्सा, यानी ये यानी इन जी बिल्कुल जेआईटी के हवाले से। तीसरे जज का नाम सैयद शहबाज रिजवी साहब है और ये 3 मेंबर बेंच। अब जो सवाल बड़ा रेलेवेंट है और जो बड़ा मजेदार सवाल है कि यार रेफरी जज का काम ये होता है कि यानी मिसाल के तौर पर 2 बंदे लड़ रहे हो आपस में, तो उसमें से देखना है कि बेहतर कौन है। यानी शॉर्ट लफ्जों में बता रहा हूं आपको, कानूनी जुबान में भी यही कहलाएगा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एक जज, यानी आप एक ही स्ट्रेंथ के जज के पास भिजवाया जाता है। और चूंकि जजेस, जब ज्यादा जजेस हो जाएं तो उस फैसले की अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। यानी जब फुल बेंच का फैसला होगा तो सिंगल जज पे उसकी बाइंडिंग होगी। तो ये एक कंट्रोवर्सी या कंफ्यूजन एक बहुत जनरेट करेगी और इसकी वजह जो है ना, वो 2 वजूहात हो सकती है। मैं चूंकि उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद था, जस्टिस असद जावेद गुराल साहब ने जो अपने नोट में लिखा है वो मैं समझता हूँ वो सच है। उसकी वजह है कि फैसला जो आकर ये बताया गया और कि जनाब बेंच ने सुनाया, बेंच ने बिल्कुल नहीं से सुनाया। एक प्यादा बाहर आया था, प्यादा ने आकर बताया था बाहर, और बाहर भी दोनों जजेस बैठ के जब चले गए थे अंदर, अंदर के बाद फिर दोबारा बाहर नहीं आए, दोनों जजेस बाहर नहीं आए कि आकर या तो फैसला कोर्ट के पास सुनाते तो फिर फैसला हो। दूसरा फैसला भी तब फैसला होता है जब तहरीरी तौर पर आ जाए। तहरीरी तौर पर जो बातें अब सारी कही हैं कि यूनानिमस तो फैसला था ही नहीं। अगर यूनानिमस फैसला होता तो बाहर आकर निकलते। तो उससे कंट्रोवर्सी, जो एक लोगों का ख्याल है, जो बात सामने आ रही है, हमारी बार में भी ये बात हो रही थी कि ये शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला ना आ जाए। अब इस मामले को ठंडा करने के लिए कह सकते हैं, या मामला को फॉरएवर किसी एक तरफ लगाने के लिए शायद ये अपना बड़ा बेंच बनाया गया है। बात को वाज़ेह नहीं कर रहे। असल में ज़राए से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि ये जो 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, इसका मकसद ये है कि जो 2 जजेस ने अपने-अपने फैसलों में इख्तिलाफी फैसले हो गए, अभी मुत्तफ़िका फैसला तो है नहीं, दोनों का इख्तिलाफी फैसला है, मामला रेफरी जज के पास जाना था। तो जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं कि मुत्तफ़िका फैसला था, जस्टिस असद जावेद गुराल साहब कह रहे हैं कि कोई मुत्तफ़िका फैसला नहीं था, मैंने इख्तिलाफ किया था। तो ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जरा ये बता रहे हैं कि ये ऐसी एलिगेशन है जिसकी प्रूव जो है अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ही कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में इसकी प्रूव नहीं हो सकती, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रूव नहीं कर सकते। तो इस मामले को दबाने के लिए री हियरिंग का फैसला किया गया है और नया बेंच बनाया गया है, ताकि अगर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, मतलब अगर रेफरी जज आ जाता और फैसला शहबाज शरीफ के खिलाफ आता, तो शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से रिजू करना था और सुप्रीम कोर्ट में तीनों जजेस के फैसले जो है अपील के साथ लगने थे। तो इस खदशे की बुनियाद पर कि दोनों जजेस के खिलाफ कहीं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मिसकंडक्ट की कोई कार्रवाई का आगाज ना हो, तो इससे अवॉइड करने के लिए 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, ताकि असर नौ जो है वो दरखास्त जमानत की समाअत के बाद उस पर फैसला किया जाए। आपको क्या लगता है? देखें, ये तो पॉसिबल नहीं है, कानूनी तौर पर पॉसिबल नहीं है। जजमेंट भी मेरा नहीं ख्याल है कि इस कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे रेफरी जज के पास गया। रेफरी जज जो है उन दोनों में से एक किसी फैसले के ऊपर इत्तेफाक, यानी अपने तौर पर राय वही देंगे, राय वही आएंगी कि जमानत देनी है या मनसूख करनी है, यानी वो उससे आगे जा नहीं सकते हैं कानूनी तौर पे ऊपर। मिसाल के तौर यानी यानी ये कोई अपील तो सुन नहीं रहे ना, अपील तो इसकी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने है, डिवीजन बेंच के जो फैसला नैब देगा। बन गई ना, 2 जजेस के फैसले के ऊपर 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही, तो एक तरह से इंट्रा कोर्ट अपील बन गई है। अच्छा, इंट्रा कोर्ट अपील में यहाँ अर्ज करता चलूं, बुनियादी तौर पर आप जो बात कह रहे हैं कि वहां लाहौर हाई कोर्ट जब डिवीजन बेंच आज तक फैसले करता आया है ना, उस फैसले के बाद अपील की गुजाइश है जो नैब कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोविजन चली आ रही हैं, क्योंकि ये बेल की प्रोविजन है। हमने आज तक ये नहीं देखा कि अपना अगर बेलें या दरखास्तें खारिज की हो उसके अगेंस्ट कोई इंट्रा कोर्ट अपील आई हो, तो ये कंट्रोवर्सी बड़ी जनरेट करेगी और ये कोशिश यही है कि मामला को ठंडा करने की है। लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूं इस बारे में, चाहे 3 जजेस ही क्यों ना बैठ जाएं, 3 जजेस या तो बेल देंगे या रिजेक्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों जजेस का फैसला वो सेट असाइड नहीं कर सकते हैं, इनको इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये अपील नहीं है, वही रिट पिटीशन है, उसी रिट पिटीशन के ऊपर इन्होंने फैसला देना है। और वो यही एक कोशिश हो सकती है कि वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ ना जाए, पर मामला फिर भी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। अब मिसाल के तौर पर बेल अगर ये रिजेक्ट हो जाती है, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो शहबाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर ये तीनों मेंबर कह देते हैं, अब बड़ी मजेदार बात है, अब ये 3 मेंबर है, 3 मेंबर में अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, क्योंकि यहाँ 2 और 1 की बात आ जाएगी, यानी बुनियादी तौर पर यहाँ 2 जज होते तो फिर तो बात कुछ और होनी थी, 2 और 1 की बात आ जाएगी। लेकिन सवाल बड़ा आएगा, ये रेफरी जज पर एक ही जज का फैसला कहलाएगा, यानी यहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आ गया तो एक और अपना जो कहते हैं आईनी बहरान या कानूनी बहरान पैदा हो सकता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं हुदैबिया पेपर का केस आपके पास पहले मौजूद है कि जिसमें पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन 2014 में जब आया था, तो उस वक्त जस्टिस ख्वाजा इम्तियाज अहमद, जस्टिस फारूक इरफान खान साहब थे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया कि बाकायदा इन्वेस्टिगेशन क्वैश करनी है, दूसरे ने कहा था कि नहीं जी री इन्वेस्टिगेशन होगी, तो फिर जस्टिस सरदार शमीम ने आकर इस पर मामले पे तय किया था कि नहीं ये रेफरेंस क्वैश हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अप होल्ड किया था। तो ये अभी कई बातें जो है ना, जब ये हेयरिंग शुरू होगी, और हेयरिंग उसूली तौर पर देखें, री हेयरिंग की इशू नहीं है, हेयरिंग यानी एक तरह से हेयरिंग होगी, वो दलाइल सुनेंगे दोनों में, और वो बेंच ने या तो जमानत देनी है या रिजेक्ट करनी है। अब सवाल बड़ा सीधा सा है, और फर्ज करें वो 2-1 से भी कह दें, अगर 2-1 से भी कह दें तो तब भी एक जज और 2 वो 3 मेंबर बेंच का फैसला हो जाएगा, और एक उस वो 2 जजेस का फैसला हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ मामला ना जा सके, वरना ये रेफरी जज के तौर पर ही काम करेंगे, यानी एक फैसला ही कहलाएगा। सिंगल जज के फैसले की भी वही वैल्यू होगी और ये लार्ज फुल बेंच के फैसले की भी वही वैल्यू। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच एज ए रेफरी बेंच जो है वो अपनी जुरिसडिक्शन को इन्वोक करेगा, दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत करेगा। लेकिन अजहर भाई एक सवाल ये भी है, जैसा कि आप कह रहे थे कि जजेस ने आके फैसला नहीं सुनाया, किसी कोर्ट एसोसिएट ने आके फैसला सुना दिया, नायब कासद ने आके फैसला सुना दिया, तो नायब कासद या कोर्ट एसोसिएट की तो हिम्मत नहीं हो सकती कि वो खुद से आके फैसला सुना दे। आखिर उसे किसी जज ने कहा होगा कि आप जाके ये फैसला मेरी तरफ से अनाउंस कर दें, मुतफक्का तौर पे था या नहीं था, लेकिन शिकवा करना, मलबा डाल देना नैब कासिद के ऊपर, कोर्ट एसोसिएट के ऊपर, ऐसा तो होता नहीं है। आम तौर पर हो जाता है ऐसे, हमने रेयर केसेस में कि कोर्ट एसोसिएट जो है फैसला अनाउंस कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में भी शाज़ो नादर हमने ऐसा देखा है, हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमने ऐसा देखा है, और आपने लाहौर हाई कोर्ट में भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा। तो ये कोई रूटीन सेट के नहीं है कि अगर नैब कासिद ने या कोर्ट एसोसिएट ने कोई चीज अनाउंस कर दी है। देखिए, ये मैं जो कि वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद था, और बात एक जो बड़ी वाज़ेह तौर पर क्लियर नजर आ रही है ना जी, यानी आप सिर्फ उस सिंपल बात को देखें कि आकर तो बाहर नायब कासद ही आया था, नायब कासद ने पैगाम दिया था कि जज साहब ने, अब वो जजेस का लफ्ज इस्तेमाल ही का वहाँ मौजूद था, जज से मुराद वो नायब कासद थे जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर साहब के। उसने आकर ये बताया था कोर्ट को कि जमानत 50-50 लाख के मुचलके की होगी, और इसी का जिक्र
असद जावेद गुराल ने कहा, उन्होंने कहा मैंने बाहर भी इनकार किया, अंदर भी मैंने इनकार किया। और वो बात आपकी सही है कि अमूमन ऐसा होता है कि सिंगल केसेस जो कई दफ़ा ऐसे हों तो बाहर नहीं आते, ज़मानत का ऐलान होता है तो उनके ज़रिए पैगाम बाहर आ जाता है। और अब क्योंकि अमूमन ऐसा ये कहीं नहीं, ये साज़ो-नाज़र होता है एक कभी कोई। एक बहस चल रही है पीटीआई और नून लीग के दरमियान। पीटीआई कह रही है कि नून लीग इस चीज़ को जो है वो एग्ज़ैजरेट कर रही है, मुबालगा राय कर रही है, और नून लीग कह रही है कि हुकूमती तर्जुमान इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की तर्जुमानी कर रही है। तो ये ऐसी बहस वाली बात नहीं है। ऐसा होता है कि नायब कासिद आके कोर्ट एसोसिएट को बता दे, या कोर्ट एसोसिएट खुद जाके पूछ ले जज से, और जज कह दे, वो फैसला आके अनाउंस कर देता है। लेकिन देखा यह गया है कि इस मामले को खुद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। क्या आप इस बात के साथ एग्री करेंगे? देखिए ये तो मैं तो बड़ा वाज़ेह इसमें एक्यूज़ करूँगा पीएमएलएन सोशल मीडिया टीम को कि इनके अपने ग्रुप इसमें बाहर, और सिटी 42 और चैनल 24 ने कोई बहुत जल्दी, अभी केस सुना जा रहा था तो अनाउंस कर दिया था ज़मानत हो गई है। आप यहाँ से अंदाज़ा, यानी कुछ चीज़ों का शायद इदराक था या पता था कि गड़बड़ ना हो जाए, तो वो पूरा एक हालात ऐसे वैसा वैसा माहौल बिल्ड किया गया। अब हमारे दोस्त शाहिद हुसैन कराची में हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, मैंने भी ट्वीट कर दिया। मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं भई, ये तो जल्दी है। म मैं अज़ान हो सिर्फ रही है, वीडियो रोक भी नहीं सकता क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुख्तसर कर लें और प्रोग्राम को खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि फिर मैं कोर्ट के अंदर गया था, जाकर मैंने फिर अपना ट्वीट डिलीट किया। तो ये यानी पीएमएलएन जो है ना, वो इसको पॉलिटिकली खेलना चाह रहा था। पीटीआई की तो मजबूरी है कि जो हालात और वाकयात वहां हुए हैं, उन्होंने अपने इदारों को या नैब को या बाकी को डिफेंड करना है। लेकिन जो पीएमएलएन का बयानिया या मौक़िफ़ उठाया हुआ है ना, वो बिल्कुल सरासर गलत है, हकायक के मुनाफी है। क्योंकि चेन ऑफ इवेंट ऐसे हुए हैं जिससे नजर आ रहा है कि उन्होंने कुछ चीजें मैनूवर करने की कोशिश की है। और इस बात की जाए, इस पे यकीनन कोई ना कोई किसी स्टेज पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन तो होने चाहिए कि ये किसने लीड लीक किया था, कि जमानत हो गई या क्या बातें, ये सारी आनी चाहिए थी सामने। चलें जी, आपसे इजाज़त चाहेंगे, अज़ान भी हो रही है, गुड़िया भी आके बैठती है, पापा अस्सलाम वालेकुम कर दो, हेलो, हेलो कर दो, हेलो, हेलो। काफ़ी दिनों के बाद आई है, बहुत सारे दोस्त जो है ना रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फाइका किधर है? तो अभी नज़र आई तो मैंने कहा बुला के साथ बिठा लेता हूँ, अब तो माशाल्लाह, बड़ी हो अल्लाह गई। ताला जिंदगी और से अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे इसको, माशाल्लाह।